आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। हर मुद्दे का हल है मिलता, हर मुद्दे का हल है मिलता, आओ संत अदालत में। जिज्ञासा को तुम सुलझाओ, जिज्ञासा को तुम सुलझाओ, आओ संत अदालत में। कब से भटके भूले बिसरे, कब से भटके भूले बिसरे, यहाँ वहां थे घूम रहे। एक ठिकाना सत्य का मिलता, एक ठिकाना सत्य का मिलता, आओ संत अदालत में, आओ संत अदालत में। जय जिनेंद्र बंधु, मैं कवित्री अंजना जैन पुनः स्वागत करती हूँ एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम संत की अदालत में, जहाँ हमारे न्यायाधीश आचार्य गुरुवर आज एक बहुत ही ज्वलंत समस्या का समाधान करने जा रहे हैं और हमारे मध्य मौजूद हैं उस समस्या को लेकर। और वो समस्या क्या है? लिव इन रिलेशनशिप, जो कि आज समाज में सबसे बड़ा टैबू है। तो आज हमारे समक्ष मौजूद हुए हैं अपनी फरियाद लेकर, हमारे मध्य हैं शुभम जैन और उनकी धर्मपत्नी राशि जैन नोएडा से। तो आप सभी का स्वागत है। आप अपनी समस्या आचार्य गुरुवर के सामने रख सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। महाराज जी, आपने अपने एक पुराने एपिसोड में लिव इन रिलेशनशिप को अनुचित बताया है, लेकिन ये अनुचित क्यों है, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। आजकल तो ये काफ़ी कॉमन हो गया और सबको सही लगता है, तो ये अनुचित कैसे है? ये अनुचित मैंने बताया था, क्योंकि इसके जब तह में जाते हैं तो स्पष्ट है कि ये है क्या, पहले ये लोग नहीं समझ पा रहे। और जितना मैंने समझा है कि प्रेमी जोड़े विवाह के पूर्व ही अपना शारीरिक आदि जितने भी संबंध होते हैं वो स्थापित कर लेते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में शादी के पहले इस प्रकार के संबंध बनाने को अनुचित ठहराता है। समाज ने इसे अनैतिक स्वीकार किया है, नैतिक स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि पति पत्नी की तरह रहना विवाह के बंधन के बिना ये उचित नहीं है अपनी भारतीय संस्कृति में। हाँ, विवाह के बंधन में बंधने के बाद आप ये अपना जीवन जीते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, दाम्पत्य जीवन जब कोई व्यक्ति जीता है तो क्या होता है, उसके लिए बहुत कुछ अधिकार मिलते हैं। तो मैंने लिव इन रिलेशन को अनुचित इसलिए ठहराया है क्योंकि ये अस्थिर है, स्थिर संबंध नहीं है। फिर इसके बाद में ये असुरक्षित है, ये सुरक्षित संबंध नहीं है। जबकि विवाह का संबंध सुरक्षित है, उचित है, स्थिर है, जवाबदारी पूर्ण है, वो तनाव से रहते हैं। इसमें तनाव भी होता है। तीसरी बात कि इसके तह तक जब हम जाते हैं तो एक और बात है कि शादी के बाद में भरण पोषण का अधिकार पूरा मिलता है। लेकिन लिव इन रिलेशन में जीने वालों को यदि कोई संतान हो जाती है तो उनको भरण पोषण का अधिकार, या बहुत दिन तक यदि दोनों रहते हैं और बाद में यदि अलग अलग होते हैं, मान लो 10 साल रह गए पर अलग अलग कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद में ये दोनों भरण पोषण का अधिकार उसको मिलते ही नहीं। इस दृष्टि से भी ये अनुचित है। और ये मैं तो समझता हूं कि भारतीयता की दृष्टि से तो ये कैंसर का रूप है, हमारे धार्मिक दृष्टि से कोरोना की तरह है। और हमारे जो कहना चाहिए आत्म कल्याण के लिए यदि हम कहें और पारिवारिकता की दृष्टि से कहें तो ये साइनाइड गैस की तरह है कि उसकी हवा लगी कि बस आदमी बच नहीं सकता है और उसका परिवार तबाह हो जाता है। इसलिए मैंने इसको अनुचित बताया है। महाराज जी, सरकार और कानून की दृष्टि से इसे क्यों वैध घोषित किया गया? एक कानून की दृष्टि से वैध इसलिए स्वीकार कर लिया गया कि देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 21 नंबर में के तहत इसको स्वीकार किया गया है। और दूसरा एक कारण और बना है कि ये जो कहना चाहिए मौलिक अधिकार हैं, उस मौलिक अधिकार भी इसकी मूल जड़ है लिव इन रिलेशन में। क्योंकि सबको स्वतंत्र जीने का अधिकार,
अपने वयस्क होने पर अपने जो सुख शांति का चयन करने का, व्यक्ति को अपने व्यवसाय चयन करने का, अपने जीवन साथी चयन करने का, ये पूरा अधिकार मूल अधिकार में स्वीकार किया गया। तो इस दृष्टि से जो यहाँ पर ऐसे केस आए तो इस पर कई बार इन पर विजय प्राप्त कर ली गई, इसलिए इसको वैध घोषित कर दिया गया है कानून ने। महाराज जी ठीक है, लेकिन भारत में ये कानून कब आया, कब इसे वैध घोषित किया गया? सन 1978 में बद्री प्रसाद हुए एक, जो कि डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इन्होंने इसकी मान्यता दी थी और उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान में इस प्रकार लोग यदि रहते हैं तो इसमें कानून का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद में और भी एक 2001 में एक पायल शर्मा नाम की एक नारी है, जो कि नारी निकेतन के केस में सुप्रीम कोर्ट में इसको गैर कानूनी या अपराध नहीं है, ऐसा उन्होंने उस समय ये कहा। इसलिए ये उस समय ये स्वीकार किया गया और इससे लोगों ने कहा हाँ ठीक है, ये स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, एक कानून ने इसका फैसला दिया, कोर्ट ने फैसला दिया है और किसी ने नहीं दिया। महाराज जी, तो क्या भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति नहीं दी क्या? भारतीय संसद ने इसकी कोई स्वीकृति नहीं दी, ना ऐसा कोई कानून बनाने की बात कही है। लेकिन देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने इस पक्ष में फैसले दे दिए 2, इसलिए वैध हो गया। और भारतीय अपना जो सांसद है, इसमें इसको स्वीकृति दी ही नहीं अभी तक, और ना दी गई है और ना देना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर तो अनैतिक है ही, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई कारण हैं जिसके कारण से ये अवैध है और होना भी चाहिए। तो महाराज जी, विवाह करके रहने वालों में और लिव इन में रहने वालों में इनमें से श्रेष्ठ कौन है? मैंने अभी इसके पूर्व कहा था कि देखिए, विवाह करके और लिव इन में रहने वाले में श्रेष्ठ लिव इन वाला तो हो ही नहीं सकता है। विवाह करके रहने वाला हमेशा श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि देखिए कि विवाह होने के बाद में नारी की स्थिति और पुरुष की स्थिति स्थिर हो जाती है और उनको किसी प्रकार का डर भय आदि नहीं होता है। दूसरी बात, दोनों सुरक्षित रहते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशन जो बना करके रह रहे, अभी श्रद्धा मर्डर की बात सबने देखी है, ऐसी घटनाएं हमेशा आए दिनों हो रही हैं और वो लड़की जो होती है उसके लिए कोई अधिकार नहीं मिल पाता है जो लिव इन में रहते हैं। जवानी तक तो ठीक है, बुढ़ापे में क्या होगा उसका आप सोचिए। और मान लो उसने जब तक रखा, दूसरी लड़की मिल जाती है, क्योंकि ये ध्यान रखना, आपको भी पता होगा और सारी दुनिया जानती है कि लिव इन में सिर्फ कुंवारे लड़के ही रह सकते हैं। शादीशुदा के लिए लिव इन रिलेशन का संबंध नहीं बताएगा, है ही नहीं, उसके लिए कहा ही नहीं गया है। इसका मतलब ये हो गया कि विवाहिता लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते, उसको तो अवैध घोषित कर दिया। लेकिन जो कुंवारे हैं उनके लिए अवैध घोषित क्यों नहीं किया, ये भी तो चाहिए। और जितने भी माता पिता इस दुनिया में हैं, खास करके लड़की के माता पिता, उनके लिए तो डट करके इसका विरोध करना चाहिए। भले जवान लड़की है, लेकिन इस प्रकार का संबंध अनुचित मैं मानता हूं। इसलिए आप लोग ऐसा ध्यान रखना कि इसको लेकर के एक धनुलाल नाम के एक व्यक्ति, जिनका नाम गणेश राम भी नाम था, तो उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि लिव इन रहने वाले इन जोड़ों में एक जो लड़की होती है उसको भरण पोषण का अधिकार भी मिलना चाहिए। लेकिन इसको कानून ने स्वीकार नहीं किया। तो इससे मतलब ये हो गया कि विवाह करके रहने वाले ज्यादा सुरक्षित हैं, तनाव रहित आनंदमय जीवन जीते हैं, उनकी संतान परंपरा का भविष्य उज्जवल होता है और वो संस्कारित होते हैं और वे हमेशा
अच्छा जीवन जीते हैं, अनैतिक नहीं हो पाते कोई भी कार्य, नैतिकता में वह चलते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि लिव इन रिलेशन से हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से अनुचित तो है ही, भले संविधान की दृष्टि से अनुचित ना हो, लेकिन इन सब की दृष्टि से अनुचित है। और इससे अन्याय, बलात्कार, छेड़छाड़ बढ़ती ही है, उससे घट नहीं सकती। क्योंकि जो उनसे संबंध बनाना चाहते वो इस प्रकार की हरकतें थोड़ी थोड़ी करके अपने बस में करके, और फिर यदि लड़की स्वीकृति हो जाती तो रहने लगते, नहीं होता तो फिर वो बलात्कार आदि के केस बनने लग जाते। इसलिए इसको, कानून को स्वीकृति नहीं देना चाहिए और विवाह संबंध करके ही रहना चाहिए, वही श्रेष्ठ है, लिव इन वाला श्रेष्ठ नहीं है। महाराज जी, हमारी भारतीय संस्कृति में कुंवारी कन्या से कलश स्थापना करवाना ही श्रेष्ठ माना गया है। क्या जो कुंवारी कन्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है उनसे कलश स्थापना कराना उचित है या नहीं? कुंवारी कन्या इसलिए देवी का रूप है, मंगल है, क्योंकि उसका शील सुरक्षित है। जैसे हम बाजार में कोई भी वस्तु लाते हैं और सील पैक, सील बंद यदि वस्तु होती है तो उसको प्रमाणिकता मानी जाती, श्रेष्ठ माना गया। इसी प्रकार कुंवारी कन्या जब शीलवान होती है, वह शीलवान नारी को श्रेष्ठ मानी गई, शीलवान वह कन्या श्रेष्ठ मानी गई। कुंवारी कन्या का अर्थ जिसने किसी प्रकार से कोई अनाचार, अत्याचार आदि ना किया हो, तो लिव इन रिलेशन में रहना ही अपने आप में अनाचार है। तो ऐसी अनाचार करने वाली लड़की से मंगल कलश रखवाना श्रेष्ठ नहीं हो सकता, मंगल नहीं हो सकता है, वो तो अमंगल का रूप हो गया, क्योंकि उसने शील का पालन किया ही नहीं। इसलिए उसको हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं और उससे कलश भी नहीं रखवाना चाहिए। यहां तक कि और भी कई धार्मिक क्रियाएं हैं, उनको भी नहीं कराना चाहिए। महाराज जी, जो कन्या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, क्या आप उनसे आहार लेंगे क्या? नहीं, हम आहार नहीं लेंगे। और यदि कोई चोरी से कहीं दे जाए ये बात अलग है। हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बुलवा करके आहार लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते कि ये बिल्कुल शीलवान जो लड़की है, जैसा इसका स्वभाव होना चाहिए वैसा है। जैन आगम में तो इसका सर्वथा ही निषेध है। ऐसी लड़की को तो हमारे यहाँ पर एक भ्रष्ट लड़की के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ऐसी लड़की से हम आहार नहीं ले सकते। जिसने विधवा विवाह किया हो या कुंवारी अवस्था में ही उसने मां बन गई हो या किसी से अपने गलत संबंध स्थापित कर लिए हो, क्योंकि लिव इन रिलेशन को जैन दर्शन गलत संबंध मानता है। इसलिए कि वह किसी से पूछ करके शादी करके उन्होंने वो पतिव्रत का रूप धारण नहीं किया है, इसलिए हम उनसे आहार नहीं ले सकते हैं। तो आचार्य श्री, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बताइए कि जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं वो अपने आप को बड़ा आज़ाद और बड़े आज़ाद ख्यालों को समझती हैं, और जो लड़कियां शादी करके अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती हैं, क्या वो परतंत्र हैं क्या? जो नारी शादी करके, विवाह करके अपना जीवन यापन करती है वो नारी ज्यादा आजाद है। और जो नारी या जो लड़की, नारी ने लड़की, जो लड़की लिव इन रिलेशन में रह रही है वो नारी परतंत्र है। क्यों परतंत्र? इसलिए है कि वो लड़का कभी भी उसको छोड़ सकता है, वो लड़का उसके लिए कभी भी धोखा दे सकता है, वो लड़का उसके साथ कोई गलत व्यवहार भी कर सकता है, वो लड़का उसके साथ छल कपट भी कर सकता है, वो जानी दुश्मन भी बन सकता है। लेकिन जिसने पति और पत्नी का संबंध स्थापित कर लिया है शादी करके, वो नारी कभी भी इस प्रकार से नहीं कर सकती। और ऐसे केस कम ही होते जो पति पत्नी के बीच में ऐसे केस होते, परंतु आज की दुनिया में ये केस ज्यादा देखने में आ रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि ये नारी जो शादी करके रह रही है, वो लड़की नारी बन करके, पत्नी बन करके, वो सौभाग्यशाली है। उसके लिए सहारा ज्यादा मिला, बचपन में माता पिता का मिल गया, उसके बाद जवानी में पति का साथ मिलता है। लेकिन जो दोस्त बन करके
रहता है वो दोस्त उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि पति होता है, क्योंकि पति अपने अधिकार को यदि जमाता है तो उसकी मदद भी करने के लिए सामने खड़ा होता है, जी जान लगाने के लिए तैयार होता है। और जब कभी भी शान के साथ वह घूमता है, और लिव इन रिलेशन में रहने वालों को कुछ ना कुछ तो अंदर से दुखी लगी ही रहती है, और तरह तरह की बातें भी पेश करना पड़ती है उनके लिए समाज के बीच में। और कुछ तो लिव इन रिलेशन के नाम से गलत भी कार्य कर रहे हैं, ये भी आज के युग में हो रहा है, अन्याय अत्याचार भी हो रहा है। तो लिव इन रिलेशन में रहने वाले नारी आजाद नहीं है, वो ज्यादा परतंत्र है, और जो शादी करके अपने पति के साथ रह रही है उसके लिए पूरे अधिकार, पूरी आजादी, पूरे रहने की, खाने की, पीने की सब कुछ है। हाँ, यदि ये कह दो कि उसके लिए भोजन बनाना आदि यहाँ कुछ नहीं करना, जब तक रहना तो रहना, ये जब तक रहना और रह करके छोड़ देना, इसको कहती है अपनी जैन दर्शन के अनुसार। कोई भी बेटी या बहू बुरा ना माने, लेकिन जैन दर्शन में कहा कि आज इस लड़के से संबंध, कल उस लड़के से संबंध, 1 साल उसके साथ, 1 घंटे के लिए उसके साथ, 10 घंटे के लिए उसके साथ, तो उसके लिए जैन दर्शन में वेश्या का रूप दिया है। तो कहीं लिव इन रिलेशन में रहते रहते वो उस रूप में कन्वर्ट ना हो जाए, ये भी डर रखता है। और इससे एड्स आदि रोग वृद्धि को भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि पर पुरुष से संबंध बनाने से ऐसे संबंध होता है। लिव इन रिलेशन में रहने वाला निज पुरुष नहीं कहा, पर पुरुष कहा है, और पर पुरुष से संबंध बनाना अपने आप में एक जैन दर्शन के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार ये गलत है, इसलिए वो आजाद नहीं है। तो बंधुओं, आपने देखा हमारे समाज में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, पति पत्नी, ऐसे सामाजिक और कितने संस्कारित रिश्ते होते हैं। लेकिन एक समाज में दीमक के समान जो एक नया रिलेशन आया है, लिव इन रिलेशनशिप, जो कि हमारे समाज को धीरे धीरे खाए जा रहा है। और आज आचार्य श्री ने इतने अच्छे से उसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की और बताया कि क्या इसके दोष हैं, गुण तो कहीं से नजर आते नहीं। तो इन दोषों से परिपूर्ण ऐसे संबंधों को हमें पूरी तरह से नकार देना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसे अवगुणों से दूर रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो महाराज जी ने ऐसे संस्कार जो सिखाए हैं और दिए हैं, उनका हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अपने बच्चों तक ऐसे संस्कार जरूर भेजेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम एक नई चर्चा करेंगे संस्कारों के बारे में, बाल संस्कारों की, कि बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं। तो तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए और लगातार बने रहिए हमारे संत की अदालत से। जय जिनेंद्र आप सभी को।